कार्ड-शेयर स्केल हार्वेस्टिंग एनर्जी के टर्म में विकास के 3 बुनियादी लेवल्स को बताता है, जिसके जरिए एक सिविलाइजेशन को प्रोग्रेस करना चाहिए। कार्ड-शेयर स्केल के मुताबिक सभ्यता 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और 3, और मानवता को अभी टाइप 1 का दर्जा हासिल करना बाकी है। टाइप 2 और टाइप 3 की सभ्यताओं में सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज में हेर फेर करने की लगभग भगवान जैसी काबिलियत है, और किसी सभ्यता को टाइप 2 और टाइप 3 बनने के लिए ब्रह्मांडीय शब्द में कहे तो एक लंबी शेल्फ लाइफ की जरूरत होती है, क्योंकि ये पहले से ही पता है कि लंबे समय तक जीवित रहने वाली सभ्यताओं का पता लगाने की हम सबसे अधिक संभावना रखते हैं। उनके संभावित विकासवादी केंद्र के बारे में कुछ जानने को खोज रणनीतियों में बेहतर तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है, लेकिन क्या हो अगर विकसित तरीके से हमारे ढूंढने से पहले एलियंस ने हमें खोज लिया हो और हमारी नजरों से वे छुपे हो। ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। पहले मानव पूर्वज 5 से 7 मिलियन साल पहले आए थे। ब्रह्मांड की तुलना में हम बहुत शिशु हैं, और ये सोचना कि हमारे सामने कोई दूसरी सभ्यता नहीं उभर सकती बड़ी बेवकूफी होगी। विज्ञान 360 में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे एडवांस प्राणियों द्वारा देखे जाने की संभावना का पता लगाएंगे जो हमारे ब्रह्मांडीय पूर्वज है। क्या आपने कभी कुछ अवास्तविक, कुछ इस दुनिया से बाहर का अनुभव किया है, महज कुछ सेकंड के लिए, और फिर अचानक वो गायब? आपने अपने दोस्तों और परिवार को इसके बारे में बताने की कोशिश की और उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपको उन हजारों बाकी लोगों का हिस्सा बनाता है जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। असल में जब यूनाइटेड स्टेट की अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स ने इन अनजान चीजों में से 144 की पहचान करने की कोशिश की, तो वे सिर्फ एक यूएपी की पहचान कर पाए। सिर्फ एक? तो बाकी 143 का क्या? शायद वे डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि उनका वायुगति विज्ञान मानव निर्मित वाहन जैसा नहीं था। सीधे 2022 पर आते हैं। नासा ने आधिकारिक तौर पर अपनी कमर कस ली है। हाँ, मेगा एलियन का शिकार अब जारी है। यूएस स्पेस एजेंसी एक प्रोजेक्ट शुरू कर रही है जो अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना या यूएपी की जांच के लिए टॉप साइंटिस्ट की भर्ती करेंगे। यह आपको आश्चर्यचकित करता है? क्या यूएसए एलियंस का राज छुपा रहा है, या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमारे रडार के तहत आने के लिए क्या बहुत बुद्धिमान है? कार्ल सागर ने एक बार कहा था, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है। अगर सिर्फ हम हैं, तो ये अंतरिक्ष की एक भयानक बर्बादी की तरह लगता है। आज आप और हम एक सफर करेंगे और कुछ अजीब होती बाहर की दुनिया की घटना को देखेंगे, जो सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा करती है, हम अकेले नहीं हैं। आइए काइपर बेल्ट से शुरू करें। बाहरी सौर मंडल में एक ठंडा, अंधेरा और दूर का स्थान, एक मुख्य रूप से बर्फीले पिंडों, बौने ग्रहों, धूल और धूमकेतुओं से बना। अब तक 2000 से ज्यादा काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को सूचीबद्ध किया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये उन वस्तुओं की कुल संख्या का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जो वैज्ञानिकों को लगता है कि वहाँ है। लेकिन एक चीज जिसे नासा को काइपर बेल्ट की ओर आकर्षित किया, वो है 15810 अरॉन। गूगल सर्च से आपको पता चलेगा कि अरॉन काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, एक बड़ी चट्टान जो नेपच्यून के केंद्र के बाहर परिक्रमा करती है। पर क्या ये चट्टान ही है? अप्रैल 2016 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट काइपर बेल्ट पहुंचा। अपने पहले टारगेट प्लूटो पर कब्जा करने के बाद प्रोब की नजर एक अजीब केंद्र पर एक बड़ी वस्तु पर पड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 15810 अरॉन की, जिसका नाम सेल्टिक गॉड ऑफ डेथ, वॉर एंड द अदर वर्ल्ड के नाम पर रखा गया। लेकिन ये इतना खास क्यों है? दरअसल काइपर बेल्ट में कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो चट्टानों और बर्फ से बने हैं, लेकिन अरॉन बाकी सूचीबद्ध ऑब्जेक्ट की तरह नहीं चलता। इसने साइंटिस्ट के सामने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये एकदम अलग बना है, कुछ ज्यादा मजबूत, क्योंकि ये इतनी तेजी से घूम रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे अलग कर सकता है। कोई चीज इतनी तेजी से कैसे घूम सकती है और बरकरार रह सकती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि तेज स्पिन आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा कर रहा है, और गुरुत्वाकर्षण लंबे इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। सैकड़ों प्रकाश वर्ष की यात्रा करते हुए एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर तैरते नहीं होते। इसी वजह से न्यू होराइजन ने इस ऑब्जेक्ट की करीब से जांच की
और यहीं पर चीजें अजीब हो जाती है। जैसे ही प्रोब ने इसे करीब से देखने की कोशिश की, अचानक इसके सभी सेंसर डेड हो गए। ट्रांसमिशन कट ऑफ हो गया। ये ऐसा था जैसे कोई हमारी मौजूदगी की निगरानी कर रहा हो, कोई या कुछ ऐसा जो नहीं चाहता कि हम उनके बारे में जानें। लेकिन कांटेक्ट खोने से ठीक पहले नासा ने देखा कि एरॉन एक बड़े अंतरिक्ष यान की तरह घूम रहा था। अब आप कहोगे कि ये टेक्निकल ग्लिचेस हो सकता है, लेकिन यहाँ चीजें और पागल कर देने वाली हो जाती है। जैसे ही न्यू होराइजन एरॉन से दूर हुआ, ये फिर से जीवित अवस्था में आ गया, मानो जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं ये आप पर छोड़ती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन यदि ये इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन है, तो ये काइपर बेल्ट की ठंड और अंधेरी जगह से हमसे दूर रहकर शांति से हमारा निरीक्षण कर रहा है। आपको क्या लगता है? एरॉन से निकलकर अब ब्रह्मांडीय पड़ोसी प्रोक्सिमा सेंटोरी की ओर चलते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक छोटा कम द्रव्यमान वाला तारा है जो सूर्य से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। ये सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 12.5% है और इसका औसत घनत्व सूर्य से लगभग 33 गुना है। इसकी कम चमक के कारण प्रोक्सिमा हमारे सूर्य से 500 गुना कम चमकीला है और इस प्रकार इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रोक्सिमा सेंटोरी में 3 ज्ञात एक्सोप्लैनेट्स है: प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, प्रोक्सिमा सेंटोरी सी और प्रोक्सिमा सेंटोरी डी। उनमें से सबसे दिलचस्प प्रोक्सिमा बी है, जो लगभग 7.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर लगभग 11.2 पृथ्वी दिनों के ऑर्बिटल पीरियड के साथ तारे की परिक्रमा करता है। इसका अनुमानित द्रव्यमान पृथ्वी से कम 1.17 गुना है और ये स्टार सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे रहने योग्य माना जाता है। 29 अप्रैल 2019 को एस्ट्रोनॉमर्स ने पृथ्वी की ओर एक सिग्नल का पता लगाया। ऐसा लग रहा था ये प्रोक्सिमा सेंटोरी से आया। चूंकि सिग्नल 982 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगों के एक नैरो बैंड में गिर गया था, जो शायद ही कभी मानव विमान या उपग्रह द्वारा बनाया जाता है, शोधकर्ताओं ने एलियन टेक्नोलॉजी के संभावित संकेत के रूप में इसकी व्याख्या की। हालांकि सिग्नल, जो लगभग 5 घंटे तक चला, प्रोक्सिमा सेंटोरी के बाद के स्कैन के दौरान दोबारा नहीं दिखा और चूंकि हम इसे दोबारा नहीं खोज पाए, तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार एक जवाब तैयार किया। शोधकर्ताओं ने फिर से सिग्नल का पता लगाने की कोशिश के बाद यही कहा: पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो सिग्नल के संभावित सबूत संभवतः मानव टेक्नोलॉजी से हस्तक्षेप थे। ये सिग्नल भले ही मानव रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस द्वारा पैदा किया गया था, लेकिन ये महज उस तरह के सिग्नल की तरह था जिसकी हम स्पेस में उम्मीद करते हैं। इसने रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को स्क्रीन करने के लिए हमारे एल्गोरिदम को बेवकूफ बना दिया और हमें महीनों लग गए विश्लेषण करने और डेटा इकट्ठा करने में, ये समझने में कि ये ह्यूमन जनरेटेड था। ध्यान रहे कि सेटी के इतिहास में एक संकेत की रुचि की कभी भी पूरी तरह से जांच नहीं की गई। मेरा सवाल है, अगर ये ह्यूमन इंटरफेरेंस था तो दोबारा ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमारी सूची में अगली घटना हाल की है। चीन ने दावा किया कि उसने एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल्स हासिल किए, लेकिन इसके तुरंत बाद चीन ने संभावित खोज से जुड़े रिपोर्ट्स को हटा दिया। लेकिन आखिर क्यों? आखिर वो क्या छुपा रहे हैं? हालांकि हम जो जानते हैं वो ये कि दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई द्वारा चीन ने सिग्नल्स का पता लगाया था। इसका व्यास 500 मीटर है और इसने आधिकारिक तौर पर सितंबर 2020 में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज शुरू की। रिपोर्ट में कहा गया कि टीम ने 2 संदिग्ध संकेतों का पता लगाया, एक 2020 में और दूसरा 2022 में। चूंकि ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, चीन ने बाद में एक बयान जारी किया और कहा कि इसकी ज्यादा संभावना है कि सस्पिशियस सिग्नल किसी प्रकार का रेडियो इंटरफेरेंस हो और इसकी पुष्टि या इसे खारिज करने की आवश्यकता है, जो एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। खैर, ये कथन बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा उन्होंने प्रोक्सिमा सेंटोरी की दिशा में आने वाले संकेतों के बारे में दिया था, है ना? यूएफओ देखे जाने, एरिया 51, इंटरस्टेलर स्पेस से वॉयेजर 1 का अजीब रेडियो सिग्नल भेजना और अजीबोगरीब कैम्पफायर जिसे अपोलो 8 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा से दूर की तरफ देखा था। मैं इन सब पर बात कर सकती हूँ, लेकिन बिना सबूत अभी कुछ कहना सही नहीं। लेकिन एक बात जो मैं कह सकती हूँ कि हम अकेले नहीं और एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हमें देख रहा है और ये उम्मीद है कि किसी दिन
हमारे जीवन काल में हम उनसे कांटेक्ट कर पाए। पहला कांटेक्ट। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।